नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोइस। बात करेंगे खबरों की। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज बजट सत्र का 7वां और आखिरी दिन। आज बजट सत्र का होगा समापन। सदन में गूंजा विदेशी महिला से गैंग रेप का मामला। विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। लचर कानून व्यवस्था के लगाए आरोप। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है रांची से। आज बजट सत्र का 7वां और आखिरी दिन है और आज जो है बजट सत्र का समापन भी है और विपक्ष ने जो है सरकार को जमकर घेरा है। लचर कानून व्यवस्था के आरोप लगाए हैं और साथ ही सदन में विदेशी महिला से गैंग रेप का मामला भी गूंजा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये और इसमें राज्य की छवि खराब होती है और हम लोग बार बार कहते हैं कि ये सरकार में सुशासन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। और वैसी जगह जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जहाँ पे गुरुजी बसंत सोरेन जी का कार्यक्षेत्र है, और वैसे जगह पे जब लोग सुरक्षित नहीं हैं, ये तो विदेशी है, यहाँ पे आदिवासी सुरक्षित नहीं है, आम लोग सुरक्षित नहीं है। रोज़ की घटना आप लोग अखबार के माध्यम से, आप के चैनल के माध्यम से हम लोग रोज देखते हैं। यहाँ पे सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है, लूट खसोट करना, पूरे राज्य को लूटना और सरकार बचाना। इसके सिवा ना जनता का इनको चिंता है। मैंने बार बार कहा, सदन में भी कहा कि आज के थानेदार का जो थानों में पोस्टिंग होता है, जब कभी भी कोई भी थानेदार का पोस्टिंग होता है, सबसे पहले ये जानना चाहता है कि ये कहाँ पे क्रिमिनल क्षेत्र है, कौन उग्रवादी क्षेत्र है, कौन उपद्रवी क्षेत्र है। अभी के थानेदार जाते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कहाँ से कमीशन आएगा, कौन बालू गाड़ी आता है, कौन लकड़ी गाड़ी आता है। और ये सिर्फ वसूली पदाधिकारी के रूप में बैठा के रखे हैं, थानेदार बैठा के नहीं रखे हैं। सरकार को ये लोग मोटे मोटे पैसा पहुंचाते हैं, उसके बदले इनका पोस्टिंग होता है। तो उनको लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा, पेट्रोलिंग से क्या मतलब है? वो तो बालू के घाट पे जाके गाड़ी खड़ा करके अपना रखता है, पेट्रोलिंग गाड़ी खड़ा करके रखता है। वो कोयला जहाँ से निकलता है वहाँ पे पेट्रोलिंग गाड़ी खड़ा कर रखता है। आम लोगों का सुरक्षा, शहरों में गलियों में पेट्रोलिंग होनी चाहिए, वो कहाँ हो रही है? आज जहाँ भी गाँव में जाके देखिए, घरों घर में चोरी हो जाता है, बलात्कार हो रहे हैं, बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। पूर्व सीएम जो अपने गुरु जी थे हमारे शिबू सोरेन जी, उनके घर के सामने गोली चल जाता है। ऐसे सरकार, बताइए कहाँ सुरक्षा है, कौन सुरक्षित है? इससे इस सरकार में पूरे राज्य की छवि खराब हो रही है। निश्चित रूप से पूरी जनता देख रही है। आज ये लोग ढिंडोरा पीट के बोलते हैं कि हेमंत सोरेन जी को जबरदस्ती जेल भेज दिया गया। जब जबरदस्ती जेल भेज दिया गया तो आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है बताइए? और ऐसे स्थिति में केंद्र सरकार अगर हस्तक्षेप नहीं करती है, राजभवन हस्तक्षेप नहीं करती है, तो फिर बचेगा क्या? मतलब लूटने का पूरा छूट मिले, ऐसा ये सरकार चाहती है। किस तरह से देखेंगे, ये निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक है। और एक महिला होने के नाते ये सारा चीज़ जब सुनने को मिलता है तो पूरा हमें झंझोर के रख देता है। इस तरह का मामला आज भी हमारे समाज में इस तरह के लोग जो हिम्मत करते हैं महिलाओं के साथ गलत करने के लिए, जो महिलाओं को बस एक वस्तु समझते हैं, और ये निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सबक सिखाने का ज़रूरत है। और आज के समय में भी अगर हम लोग, ये तो सदियों से ही चलता आ रहा है, लेकिन आज महिलाएं काफ़ी सशक्त हो गई है, उसके बाद भी इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। तो हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेगी और मैं हर वैसी महिलाओं के साथ हूँ जो अपने जीवन में संघर्ष कर रही है। और इस तरह की चीज़ों को अगर किसी भी महिला फेस कर रही है तो निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में आएगा, तो मैं तो चुप बैठने वाली नहीं हूँ। और ऐसा कोई भी हादसा होता है उस पर सरकार को कड़ा से कड़ा कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। इस पे बिल्कुल कार्रवाई होगा और हमारी सरकार ये कार्रवाई करेगी। ये गलत है, घटना है और हम उसकी निंदा करते हैं। गलत है, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और मैंने डीजी पुलिस से भी बात किया है सवेरे, और मैंने कहा कि एक तो प्रॉपर उसका इलाज हो और जो भी उसके दोषी हैं उन लोगों को कठोर से कठोर सज़ा मिले, ताकि फिर कोई दूसरे लोग हिम्मत नहीं कर सके इस प्रकार के दरिंदगी करने की। और तीसरा मैंने कहा कि जो यहाँ पुलिस है वहाँ पर, इन लोगों को यहाँ से वहाँ तक सस्पेंड कर देना चाहिए। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर जो जानकारी मिली थी कि वहाँ से जहाँ घटना घटी वहाँ से फिर CH या सरैया 8 लोग ले गया, शायद मोटरसाइकिल से। मुझे लगा ये तो अमानवीय चेहरा पुलिस की लगती है, तो पुलिसों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
कानून व्यवस्था पहले ही झारखंड ध्वस्त कर चुका है। पर्यटन टूरिज्म की बार बार लोग बात करते हैं। अगर कोई विदेशी जो इस प्रकार से घूम रहे हैं और उनके साथ इस प्रकार के हादसा होगा तो बताओ झारखंड कौन आएगा। तो हम सब समाज का भी दायित्व बनता है और सरकार का विशेष दायित्व बनता है। ऐसे जिन लोगों ने भी कृत्य किया है उन लोगों को ऐसी सज़ा मिले कि आने वाला कोई दूसरे लोग फिर किसी माँ बहनों के ऊपर हाथ उठाने की कोई हिम्मत नहीं कर सके। और वहीं बढ़ते आगे, शिवपाल यादव ने एक्स पर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर पर तंज कसा। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों पर ओपी राजभर का बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि संवेदनशील और शर्मनाक बयान देने वालों से रोजगार देने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। और बढ़ते हैं आगे, यूपी के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद बृजलाल सिद्धार्थनगर दौरे पर रहे। बता दें कि सांसद आदर्श ग्राम बजहा पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और ग्रामीणों से बातचीत की। साथ ही योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही विभागों की समीक्षा की, जिसमें वन विभाग और मत्स्य विभाग में बड़ी कमियां पाई गई, जिसको लेकर कहा कि सीएम तक इसकी शिकायत करूंगा और बताऊंगा कि केवल पेपर के आधार पर काम हुआ है, और कहा कि मैं सीएम से सबकी जांच कराऊंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद में काला नमक को लाने के लिए बहुत मेहनत किया गया है। उसका कॉमन फैसिलिटी सेंटर 12 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा है, जिससे काला नमक का रकबा भी बढ़ा है। बढ़ते आगे, खबर सोनभद्र से है, जहां सिरसिया ठकुराई गांव के जंगल में युवक युवती का शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि शव के पास से पेट्रोल की बोतल, जहर की बोतल के साथ कई सामान भी बरामद किया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना कर्मा जनपद सोनभद्र के ग्राम सिरसिया ठकुराई में 2 डेड बॉडी बरामद हुई है, जिसमें से एक की पहचान पंकज चौहान निवासी मोराही थाना शाहगंज तथा दूसरे की पहचान वंदना चौहान निवासी मोराही थाना शाहगंज जनपद सोनभद्र के रूप में हुई है। ये दोनों शव जली हुई अवस्था में हैं तथा इनके पास से पेट्रोल की पीपिया तथा विष का एक रैपर भी बरामद हुए हैं। इसके संबंध में हमें बताना यह है कि इस पंकज चौहान के विरुद्ध थाना शाहगंज में वर्ष 2022 में धारा 363, 376, 3/4 पास्को एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें पंकज चौहान ने उपरोक्त वंदना चौहान को अपने घर से उनके अभिभावकों की अभिरक्षा से भगाया था। और बढ़ते हैं आगे, खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस बैरियर बच्चों के मनोरंजन का खिलौना बन गया है। वहीं बच्चे बैरियर को सड़क पर दौड़ाकर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि यातायात पुलिस रूट डायवर्जन में इस्तेमाल होने वाले बैरियर लगाकर भूल गई। यातायात पुलिस की यह लापरवाही हादसे को दावत दे रहा है। वहीं वायरल वीडियो सदर कोतवाली क्षेत्र के क्षेमकली देवी मंदिर के पास का बताया जा रहा है। और बढ़ते हैं आगे, खबर हमीरपुर से है, जहां एक साथ 3 लड़कियां गायब हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं काफी खोजबीन के बाद भी तीनों लड़कियों का कोई सुराग नहीं मिला है। तभी परिजनों ने थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस जो है मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जांच में जुट गई है। मामला मझगवा थाना इलाके के जराखर गांव का बताया जा रहा है।
वहीं खबर बुलंदशहर से है, जहां तेज आंधी और बारिश से गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, जिससे किसान परेशान हो गए। बता दें कि शहर में आधे से ज्यादा गेहूं के खेत बर्बाद हो रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे। महाराजगंज के हुगली थाना क्षेत्र के मंगलपुर पटखौली गांव में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां देवरिया से निचलौल जा रही बारातियों से भरी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि कार में सवार 5 बाराती बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि कार ओवरलोड गन्ना लदी ट्रॉली में पीछे से जाकर टकरा गई, जिससे ट्रॉली सड़क पर पलट गई। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी बुलाकर सड़क से मलबा हटाया। और करते हैं अगली खबर की ओर। गाजियाबाद के थाना लिंक रोड से प्रजापति समाज के दिल्ली कूच करने का मामला सामने आया है, जहां एक बैंक्वेट हॉल के बाहर लगभग 200 से 250 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जहां उन्होंने अपनी कई मांगों को लेकर हरिद्वार से दिल्ली कूच के लिए यात्रा निकाली, जिसको गाजियाबाद में ही रोक लिया गया, जिसके चलते उन लोगों ने उत्तेजक नारेबाजी करनी शुरू कर दी। बता दें कि पुलिस ने उनको समझाने और रोकने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने पुलिस के साथ भी अभद्रता की, जिसके चलते पुलिस ने सभी लोगों को डिटेन कर दिया। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लिंक रोड क्षेत्र में एक बैंक्वेट हॉल के बाहर लगभग 200 से 250 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उनके द्वारा दिल्ली जाने का प्रयास किया जाने लगा था और साथ ही उत्तेजक नारेबाजी की जा रही थी। चूंकि दिल्ली और गाजियाबाद दोनों स्थानों पर धारा 144 लागू थी, इसलिए पुलिस उनको समझाने का, रोकने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उनके द्वारा पुलिस के साथ अभद्रता की गई। इस कारण किसी अव्यवस्था से बचने के लिए पुलिस उनको डिटेन की है और इनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां यूपी के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने वन विभाग के अधिकारी को फटकार लगाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में राज्यसभा सांसद ने वृक्षारोपण और ट्री गार्ड को लेकर वन विभाग को नाराजगी जताते हुए कहा कि सिर्फ कागजों में काम किया गया है। साथ ही कहा कि अभी चलकर देखता हूं कहां पौधे लगे हैं, अगर नहीं मिले तो सस्पेंड करवा दिया जाओगे। और खबर फतेहपुर से है, जहां ईंट भट्टे में चिमनी की दीवार गिरने से हादसा हो गया, जिसमें दंपति मजदूरों की मौत हो गई और 2 महिला मजदूर जो है गंभीर रूप से घायल भी हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को कानपुर रेफर कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला जिले के गाजीपुर के थाना के चक गाजीपुर स्थित ईंट भट्टी का बताया जा रहा है। और वहीं खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सूबे के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के घर में आग लग गई। बता दें कि सदर बाजार में स्थित घर में आग लग गई। वहीं अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। और बढ़ते हैं आगे। हमीरपुर में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आम जनमानस का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बारिश ने किसानों के लिए चिंता बढ़ा दी है। दरअसल बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है। पहले भी
ओलावृष्टि किसानों की कमर तोड़ चुकी है और अब फिर से बारिश ने लाही, मटर, गेहूं, तिलहन की फसलें बर्बाद होने की कगार पर रख दी है। और बढ़ते हैं आगे, खबर हरदोई से है, जहां तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। वहीं बारिश होने से ठंड फिर से बढ़ गई है, साथ ही भारी बारिश से फसलों को नुकसान हो रहा है। तभी मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ घंटों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। और वहीं झारखंड के दुमका से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्पेन की महिला से गैंगरेप का मामला, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। महिला खुद बाइक चलाकर पहुंची अस्पताल। 8 से 10 लोगों पर गैंगरेप का लगा आरोप। पुलिस ने मामले में लिया संज्ञान, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 8 से 10 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा था और इसमें जो है 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और बढ़ते हैं आगे, खबर मथुरा से है, जहां शुक्रवार की शाम से तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। वहीं बारिश से लोग घर में कैद हो गए हैं, साथ ही बारिश से लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। और खबर लखनऊ से है, जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्त ने फ्लैग ऑफ किया। बता दें कि भ्रमण कार्यक्रम के अंदर मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस वैन को फ्लैग ऑफ किया गया। तो लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है। जागरूकता एक्सप्रेस वैन को फ्लैग ऑफ किया गया। और वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म। तो ये लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही, यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में जरूरी पॉइंट्स पर भी हुई चर्चा। 13 एमएलसी प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा हुई है। विधान परिषद की सीटों पर 21 मार्च को चुनाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में रहे शामिल। भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी हुए शामिल। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। तो 13 एमएलसी प्रत्याशियों के नामों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। प्रियम, अब बीजेपी की कोर कमेटी की जो बैठक है वो खत्म हो गई है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की कोर कमेटी की आज बैठक हुई और इस बैठक के अंदर आने वाले जो एमएलसी के चुनाव हैं जिसमें 13 सीटें खाली हुई, तो उसमें बीजेपी के प्रत्याशियों को भेजेगी बतौर एमएलसी के तौर पर। तो इसको लेकर आज बैठक में जो थी वो चर्चा करी गई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी बीजेपी के और इसके अलावा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद हैं। चुनाव के लिहाज से क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन सभी चीजों को देखते हुए जो नामों की लिस्ट है उस पर चर्चा किया गया है और उसको माना जा रहा है कि इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा और वहां से फाइनल होने के बाद में बीजेपी जो है वो अपने जो 13 एमएलसी हैं उनकी सूची जो है वो जारी करेगी कि बीजेपी किसको विधान परिषद जो है वो यहाँ यूपी से भेज रही है, क्योंकि 13 सीटें यहाँ पर विधान परिषद की खाली हो रही है। तो ऐसे में उन सभी सीटों पे किन प्रत्याशियों को भेजा जाएगा, क्या जो प्रत्याशी जिनका एक कार्यकाल पूरा हुआ है क्या उनको वापस रिपीट किया जाएगा या नए चेहरों को जगह दी जाएगी, इन सभी चीजों को लेकर इस बैठक में मंथन किया गया और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक जो है ये मंथन जो है वो बैठक चला है और उसमें इन सभी नामों को लेकर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक जो थी वो बुलाई गई थी, जिसमें कोर कमेटी के सभी सदस्य जो थे वो पहुंचे थे और इसमें विधिवत जो है हर एक नामों को लेकर चर्चा की गई कि क्या समीकरण बन रहे हैं और अगर इसमें जगह मिलती है तो उसका क्या कुछ नतीजे जो हैं वो आने वाले चुनाव के बाद जो है वो देखने को मिलेंगे और किस तरीके से उसका चुनावी फायदा ले सकता है। और सभी चीजों को लेकर आज ये बैठक जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई थी, जिसमें कोर कमेटी के सभी सदस्य लोग जो है वो शामिल होने के लिए पहुंचे। जी, बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों के अलावा भी कई सारे जरूरी पॉइंट्स थे जिन पर बातचीत हुई है, तो वो कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिन पर इस दौरान जो है चर्चा की गई है? लोकसभा चुनाव चूंकि बिल्कुल नजदीक आ चुका है, तो ऐसे में उसको लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ अभी फिलहाल सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से पार्टी की क्या लाइन होगी, इन सभी चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। और इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चाएं चल रही, तो उसमें जो संभावित नाम है उनको लेकर भी चर्चा करी गई है कि उसमें आखिर कैसे क्या निर्णय लिया जाएगा, कब तक उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियम आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।